तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट मूवी जॉली एलएलबी 3 के बारे में, जो कि इंडिया में रिलीज हुई है 19 सितंबर को। ये मूवी बेसिकली जॉली एलएलबी फ्रेंचाइजी का पार्ट है और इसीलिए जॉली एलएलबी 3 की स्टोरी जॉली एलएलबी 1 और 2 से कनेक्टेड है। एंड इस मूवी की खास बात यह है कि इस मूवी के अंदर अक्षय कुमार और अरशद वारसी दोनों एक साथ अपीयर हुए हैं। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आप सब इस मूवी को नहीं देख पाए हैं तो आप सबके लिए आज की वीडियो के अंदर मैं इस पूरी मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि आप सभी घर बैठे इस पूरी मूवी की स्टोरी को जानकर एंजॉय कर सके। सो दोस्तों ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप सब इसे पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स के अंदर जॉली एलएलबी 3 जरूर लिखना। और अगर आप में से किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सके। बाकी चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस मूवी की स्टार्टिंग होती है साल 2011 में राजस्थान के परसौल गांव से। और इस समय पर राजस्थान के परसौल गांव के अंदर हम ये देखते हैं कि ये पूरा गांव किसानों का गांव होता है, जहां पर सारे लोग खेती करते हैं और अपने गांव के घरों में बड़ी खुशी से रहते हैं। अब इसी गांव के अंदर हम एक किसान की स्टोरी देखते हैं, जिस किसान का नाम होता है राजा राम सोलंकी। राजा राम सोलंकी भी इस गाँव के अंदर एक फार्मर होता है और इसकी एज 60 से 65 साल होती है। इसके अलावा राजा राम सोलंकी की फैमिली के अंदर उसकी वाइफ होती है और उसके शहीद बेटे की बीवी होती है। एंड हमें पता लगता है कि राजा राम सोलंकी का बेटा कुछ टाइम पहले फौज में नौकरी किया करता था, जहाँ पर फौज की नौकरी करने के दौरान ही वो शहीद हो गया था। और अब क्योंकि राजाराम सोलंकी का इकलौता बेटा मर गया था एंड वो काफी गरीब भी था, इसीलिए राजाराम सोलंकी अपने घर को चलाने के लिए अपने बचे कुचे जमीन को एक जमींदार के पास गिरवी रख देता है। और वो जमींदार से ये डील करता है कि वो जैसे उधार के पैसे चुकाएगा वैसी वो उससे अपनी जमीन वापस ले लेगा। लेकिन दोस्तों हम ये देखते हैं कि राजाराम सोलंकी जिस जमींदार को अपनी जमीन देता है वो जमींदार एक काफी लालची और बुरा इंसान होता है। और वो इसीलिए क्योंकि वो राजाराम सोलंकी की जमीन के गलत पेपर्स बनवाता है और वो झूठे पेपर्स में ये लिखवा देता है कि वो राजाराम सोलंकी की जमीन को हथिया सकता है। और फिर इसीलिए इसके आगे चलकर हम ये देखते हैं कि गांव का वो जमींदार गांव के तहसीलदार को और गांव के डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दोनों को अपनी तरफ कर लेता है और उनकी मदद से राजाराम सोलंकी की जमीन को हथिया लेता है। इस चीज को देखकर राजाराम सोलंकी काफी ऑब्जेक्शन करता है, लेकिन इस मैटर में ना तो तहसीलदार उसकी मदद करता है और ना ही डीएम। और फिर इसीलिए जब राजाराम सोलंकी अपनी पुरखों की दी हुई जमीन को नहीं बचा पाता तब वो इस पूरे करप्ट सिस्टम के आगे अपने घुटने टेक देता है और एक नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। लेकिन फिर दोस्तों इसके बाद ही कहानी शिफ्ट होती है और हम सीधा कोर्ट को देखते हैं। ये कोर्ट दिल्ली का 30 हजारी कोर्ट होता है, जहाँ पर हमें पता लगता है कि हमारी मूवी के दोनों मेन कैरेक्टर्स यानी कि अक्षय कुमार और अरशद वारसी, जिनका कि दोनों का ही मूवी के अंदर नाम जॉली है, वो दोनों इसी कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। अब अगले पल इसी कोर्ट के अंदर हम एक केस को देखते हैं, जो केस असल में एक लड़के का होता है जो कि लड़की बन के घूमता है। असल में ये लड़का एक फ्रॉड होता है जो कि लड़की का भेष बनाकर अमीर बूढ़े लोगों को इम्प्रेस करता है और किसी तरह से उनसे शादी करके उनकी सारी प्रॉपर्टी चोरी करके भाग जाता है। और इस बार भी इस लड़के ने एक लड़की बनकर एक बूढ़े इंसान के साथ शादी कर ली थी, लेकिन समय रहते इस बूढ़े इंसान के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली को उसका राज पता लग जाता है, जिसके बाद ही वो लोग उसके ऊपर कोर्ट केस कर देते हैं। अब लेकिन हम ये देखते हैं कि उस लड़के का जो केस होता है वो अक्षय कुमार देखता है, यानी कि जॉली 2। और यहाँ पर जॉली 2 यानी कि अक्षय कुमार बड़े आराम से इस लड़के को बेल दिलवा देता है और उसे जेल जाने से बचा लेता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद ही हमें पता लगता है कि ये केस असल में जॉली 1 का था, यानी कि अरशद वारसी का। लेकिन अब क्योंकि अरशद वारसी कोर्ट पहुंचने में लेट हो गया था, इसीलिए अक्षय कुमार ने अपने जॉली नाम का फायदा उठाया और वो इस क्लाइंट का वकील बनके कोर्ट में आ गया। जिसके बाद इस कोर्ट को बेल दिलाने के बाद उसने इससे पैसे भी ले लिए। और अब इसीलिए जैसी ये सारी बात जॉली 1 को पता लगती है, वैसी वो जॉली 2 से यानी कि अक्षय कुमार से झगड़ा करता है और उससे झगड़ा करके केस के आधे पैसे भी ले लेता है। अब दोस्तों ये जो मूवी है यानी कि जॉली एलएलबी 3 ये बेसिकली कॉमेडी मूवी भी है और इसीलिए मूवी के इन्हीं सारे सीन्स के अंदर काफी सारी कॉमेडी है। बाकी दोस्तों इसके बाद ही हम इन दोनों जॉली की लाइफ भी देखते हैं, जहाँ पर हमें पता लगता है कि जॉली 1 यानी कि अरशद वारसी की अब शादी हो चुकी है और साथ ही साथ उसकी फैमिली में अब उसकी एक छोटी बेटी भी है। इसके साथ ही जॉली 2 की भी अपनी फैमिली सेटल है एंड वो भी अपनी वाइफ के साथ काफी खुश है। अब दोस्तों सारी चीजें काफी शांति से चल रही होती है, लेकिन फिर एक दिन हम ये देखते हैं कि राजस्थान के जिस गाँव से राजाराम सोलंकी था यानी कि राजस्थान के परसौल गाँव से, उसी गाँव से काफी सारे किसान पैदल चलते हुए दिल्ली आते हैं और दिल्ली आके हड़ताल के जरिए अपनी मांगे रखते हैं। लेकिन दोस्तों जब ऐसा करके इन किसानों को कोई भी फायदा नहीं होता, तब इन सारे किसानों की मुलाकात एक एनजीओ से होती है, जो एनजीओ एक्चुअल में गरीब इंसानों की हेल्प करता है। अब इसी एनजीओ से जॉली 1 की यानी कि अरशद वारसी की वाइफ भी जुड़ी होती है, क्योंकि जॉली 1 की वाइफ को भी अच्छे काम करना काफी पसंद होता है। और यही जॉली 1 की वाइफ इन्हीं सारे किसानों में से एक लेडी से मिलती है, जो लेडी एक्चुअल में राजाराम सोलंकी की वाइफ होती है एंड इनका नाम होता है जानकी राजाराम। अब जानकी राजाराम को मूवी के अंदर जानकी अम्मा कहा गया है और इसलिए हम भी मूवी में इन्हें आगे जानकी अम्मा ही कहेंगे।
जानेंगे। अब जॉली 1 की वाइफ जानकी अम्मा से मिलकर उनकी पूरी स्टोरी जानती है कि किस तरह से उनके हस्बैंड राजाराम सोलंकी की जमीन को हड़पा गया और किस तरह से उस गम में राजाराम सोलंकी ने सुसाइड कर लिया। अब जानकी अम्मा की पूरी स्टोरी को जानने के बाद जॉली 1 की वाइफ उसे अपने हस्बैंड से मिलवाती है और वो अपने हस्बैंड से यानी कि जॉली से कहती है कि प्लीज तुम जानकी अम्मा का केस लड़ लो। अब जॉली 1 वैसे तो एक अच्छा इंसान था, लेकिन वो ये जानता था कि उसे जानकी अम्मा का केस लड़ने के कोई पैसे नहीं मिलेंगे और इसीलिए वो जानकी अम्मा का केस लड़ने के लिए आनाकानी करता है एंड उन्हें बहाने से जॉली 2 के पास भेज देता है, वो भी ये बोलकर कि असली जॉली वो है। लेकिन फिर इसके बाद जानकी अम्मा जैसे ही जॉली 2 के पास पहुंचती है यानी कि अक्षय कुमार के पास, वैसी वो बड़ी होशियारी से जानकी अम्मा को जॉली 1 के घर तक ले जाता है, जिसके बाद जॉली 1 को यानी कि अरशद वारसी को ना चाहते हुए भी जानकी अम्मा का केस लेना पड़ता है। हालांकि इसके बाद जॉली 1 जानकी अम्मा का केस लेकर कोर्ट में जाता है और उनकी तरफ से कोर्ट में पिटीशन फाइल करता है और फिर इसके बाद दोस्तों हमें पता लगता है कि असल में ये जो केस है ये जानकी अम्मा ने किया है एक बहुत ही बड़ी कंपनी के ऊपर, जिस कंपनी का नाम है इंपीरियल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। अब दोस्तों इसी केस पर पूरी मूवी की स्टोरी टिकी हुई है, लेकिन इस केस की जो डिटेल्स है ये हमें आगे पता लगेंगी। हालांकि दोस्तों जॉली 1 जैसी जानकी अम्मा के केस की पिटीशन फाइल करता है, वैसी कोर्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि कंपनी के डिफेंस में आता है जॉली 2 यानी कि अक्षय कुमार, और वो इसीलिए क्योंकि इंपीरियल ग्रुप कंपनी ने जॉली 2 को हायर किया होता है। हालांकि आप सब ये सोच रहे होंगे कि जब इतनी बड़ी कंपनी है तो वो बहुत बड़े वकील भी हायर कर सकती है, तो आखिरकार ऐसे में उसने जॉली 2 जैसे नॉर्मल वकील को क्यों हायर किया है? तो दोस्तों मूवी के अंदर हमें इसका भी आंसर मिलता है और हमें बताया जाता है कि एक्चुअल में इस कंपनी का जो वकील है वो काफी बड़ा लॉयर है, एक ऐसा लॉयर जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केसेस देखता है, और उस लॉयर को मूवी के अंदर प्ले किया है एक्टर राम कपूर ने। बट एक्चुअली में मूवी का ये बड़ा लॉयर इस टाइम पर लंदन में होता है और लंदन में वो इंडिया से भागे हुए एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन का केस हैंडल कर रहा होता है, जिस इंडियन बिजनेसमैन का नाम होता है वीएम। अब वैसे दोस्तों हमें यहाँ पर वीएम की फुल फॉर्म तो नहीं बताई जाती, लेकिन जैसा कि हम सभी गेस कर सकते हैं कि इंडिया से लंदन भागा हुआ बड़ा बिजनेसमैन और कोई नहीं बल्कि विजय माल्या ही है, एंड इसीलिए हो ना हो इस वीएम की फुल फॉर्म विजय माल्या ही है, जो कि शायद से हमें मूवी के अंदर शॉर्ट फॉर्म करके बताई गई है। लेकिन अब क्योंकि इस कंपनी का ये बड़ा वकील लंदन में वीएम का केस देख रहा होता है, इसलिए जल्दीबाजी में एक कंपनी जॉली 2 को अपना केस देती है, और इसीलिए हम ये देखते हैं कि कोर्ट के अंदर जॉली 1 और जॉली 2 आपस में एक दूसरे से केस लड़ना स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों सबसे खास बात तो ये होती है कि इनके इस केस का जज भी और कोई नहीं बल्कि सुंदरलाल त्रिपाठी होता है, यानी कि बिल्कुल वही जज जो कि हमें जॉली LLB 1 और जॉली LLB 2 में दिखा था। अब दोस्तों इस केस के स्टार्ट होते हम ये देखते हैं कि इस कंपनी ने काफी सारे सबूतों को घुमा फिरा दिया होता है, और इसीलिए जब जॉली 1 कोर्ट के अंदर जानकी अम्मा की पिटीशन को रखता है और जज से ये मांग करता है कि उनके केस को फाइल किया जाए, तब जॉली 2 यानी कि अक्षय कुमार बड़े आराम से इस केस को खारिज करवा देता है और जज सुंदरलाल त्रिपाठी से ये ऑर्डर करवा देता है कि वो लोग इस कोर्ट के अंदर जानकी अम्मा के केस को रजिस्टर ही नहीं करेंगे। अब इस ऑर्डर को सुनने के बाद जॉली 2 काफी खुश होता है और वो सीधा जाकर कंपनी के एक सीनियर मेंबर से मिलता है जिसका नाम होता है श्रीवास्तव, और श्रीवास्तव से मिलकर जॉली 2 उससे अपने पैसे मांगता है एंड वो उससे कहता है कि उसने कोर्ट के अंदर उन्हें जितवा दिया है और उनके कहने पर उस पिटीशन को खारिज करवा दिया है, इसीलिए वो चाहता है कि वो लोग उसके 25,000 की फीस उसे दे दें। अब एक्चुअली दोस्तों इस टाइम पर जॉली 2 श्रीवास्तव से मिलने के लिए इंपीरियल कंपनी के मालिक के घर आया होता है, इसीलिए वो ये देखता है कि यहाँ इस टाइम पर एक पार्टी चल रही होती है और इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया होता है इंपीरियल कंपनी के मालिक हरिभाई खैतान ने। अब जॉली 2 जैसे अपने सामने हरिभाई खैतान को देखता है, वैसे ही वो श्रीवास्तव से बोलता है कि वो उसे हरिभाई खैतान से मिलवा दे, लेकिन जॉली 2 की बात को सुनकर श्रीवास्तव उससे कहता है कि हरिभाई खैतान एक बहुत बड़े आदमी है और इसीलिए मैं जब उनसे मिला था तब उस टाइम पर मैंने भी उनसे मिलने के लिए काफी कोशिशें की थी और पूरे 1 साल तक कोशिश करने के बाद मेरी हरिभाई खैतान से मुलाकात हुई थी, लेकिन इसके बाद भी हरिभाई खैतान को मेरा नाम याद करने में 2 साल लगे थे और इसीलिए तुम तो ये भूल ही जाओ कि तुम डायरेक्टली हरिभाई खैतान से मिल पाओगे। लेकिन दोस्तों वो लोग ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी हम ये देखते हैं कि हरिभाई खैतान खुद ही उन दोनों के पास जाते हैं और वो सीधा जॉली 2 से बात करते हैं। हालांकि दोस्तों आप सभी ने इस वाले सीन को मूवी के ट्रेलर में भी देखा होगा। अब दोस्तों इसके बाद ही हरिभाई खैतान जॉली 2 से बातचीत करते हैं और उसी बातचीत के दौरान ही जो जॉली 2 होता है वो हरिभाई खैतान से अपनी फीस मांग लेता है, लेकिन वो हरिभाई खैतान को फीस 25,000 नहीं बल्कि 50,000 बताता है, लेकिन उसके बोलते ही हरिभाई खैतान उसे 50,000 रुपए दे देता है और वो जॉली 2 को अपनी कंपनी के मेन वकीलों में हायर कर लेता है। एक्चुअली में हरिभाई खैतान को ये पता होता है कि जॉली 2 की जो फीस थी वो 25,000 थी, लेकिन जैसे ही जॉली 2 को मौका मिला वैसे उसने 25 की बजाय 50,000 मांग लिए और इसीलिए हरिभाई खैतान को जॉली 2 की ये क्वालिटी अच्छी लगती है एंड इसीलिए वो जॉली 2 को अपनी कंपनी के अंदर एक बड़ा लॉयर हायर करता है एंड वो जॉली 2 से कहता है कि वो उसे पर डे के 50,000 रुपए देगा, और अब क्योंकि जॉली 2 को भी ऑफर अच्छा लगता है इसीलिए वो उसकी बात मान लेता है। अब इसके बाद ही जॉली 2 बड़ी खुशी से अपने घर आता है, लेकिन जब जॉली 2 अपने घर आता है तब वो ये देखता है कि उसके घर के बाहर जानकी अम्मा बैठी है, जो कि इस टाइम पर काफी ज्यादा गुस्से में और काफी ज्यादा उदास होती है। जानकी अम्मा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन साथ ही उसे इस बात का बहुत ज्यादा बुरा भी लगा था कि जॉली 2 ने कोर्ट में उसकी केस को फाइल भी नहीं होने दिया और उसने बड़े आराम से उसकी लगाई हुई पिटीशन को खारिज करवा दिया। अब यहाँ पर जानकी अम्मा जॉली 2 को अपनी स्टोरी बताती है एंड वो जॉली 2 से कहती है कि वो एक बार उसकी कहानी सुन ले, जिसके बाद जॉली 2 को जो करना है वो कर सकता है। अब दोस्तों इसके बाद ही जानकी अम्मा जॉली 2 को अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट करती है, जिस स्टोरी में वो ये बताती है कि आज से कई समय पहले हमारे छोटे से परसोल गाँव के अंदर हरिभाई खैतान ने अपने इंपीरियल कंपनी के साथ कदम रखा था और वो बेसिकली हमारे गाँव की जमीन के ऊपर एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहता था, जिस प्रोजेक्ट के अंदर वो काफी सारी बड़ी बिल्डिंग्स बनाता, काफी मॉल्स बनाता, यहाँ तक कि रेसिंग कार्स के लिए ट्रैक्स भी बनवाता, और इस पूरे प्रोजेक्ट को उसने नाम दिया था बीकानेर टू बॉस्टन, क्योंकि हमारा जो गांव परसोल है वो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में आता है और उसी गांव को डेवलप करके वो बॉस्टन जैसा बनाना चाहता है। बट अपने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हरिभाई खैतान
को हम किसानों की जमीनें चाहिए थी, लेकिन जब उसने हमारी जमीनें हथियाने की कोशिश की तब हमने उसे साफ मना कर दिया। लेकिन फिर उसके बाद उसने कई सारे जमींदारों का इस्तेमाल किया और उन जमींदारों के जरिए हमें और हमारे गाँव के लोगों को छोटे मोटे लोन दिए, और फिर उसके बाद ही उन लोगों ने हमारी जमीनों के फेक कागज बनाए और उन फेक कागज के दम पे हमारी जमीनें हड़प ली। और इस पूरे काम के अंदर हरी भाई खैतान और उसकी कंपनी ने हमारे गाँव के तहसीलदार, डीएम और यहाँ तक कि विधायक यानी कि एमएलए को भी अपने साथ मिला लिया। लेकिन जब इसके बाद मेरे पति राजाराम सोलंकी ने इन सब का विरोध किया तब उन सब ने मिलकर मेरे पति की आवाज को दबा दिया और मेरे पति के साथ साथ मेरे गाँव के सारे किसानों का हक मार लिया। और जब हमारे पुरखों की जमीन हमसे छिन गई तब मेरे पति ने गम में आकर आत्महत्या कर लिया। लेकिन मेरे पति की आत्महत्या करने की वजह से सारे मीडिया हमारे पास आ गए और ये पूरा मामला न्यूज में आने लगा। ये सारी चीजें देखकर हरी भाई खैतान और उसकी कंपनी को ऐसा लगा कि शायद से उनका ये सच बाहर आ सकता है, और फिर इसीलिए उसके बाद हरी भाई खैतान मेरे पास आया और उसने मुझे 10 लाख का चेक देने की कोशिश की ताकि उस 10 लाख रुपए को लेकर हम लोग शांत हो जाएं और हरी भाई खैतान पूरे मीडिया के सामने एक हीरो बन जाए। लेकिन मैं हरी भाई खैतान की सारी सच्चाई जानती थी और इसीलिए मैंने उसका चेक फाड़ दिया और उसके फाड़े हुए चेक को उसी के सामने फेंक दिया। लेकिन ये चीज हरी भाई खैतान से बर्दाश्त नहीं हुई और इसीलिए उसने गाँव में और मीडिया के सामने ये बात फैला दी कि मेरे पति का मेरे बहू के साथ ही अफेयर चल रहा था। और इसीलिए इस अफेयर की बात जैसी गाँव को पता लगी वैसी शर्म के मारे मेरे पति ने आत्महत्या कर ली और फिर इस तरह से हरी भाई खैतान ने पूरा मामला घुमा दिया। लेकिन जब मेरे पति और मेरी बहू के बारे में ये गलत बातें मीडिया में आ गई और हर तरफ सब लोग जब इन्हीं की बातें करने लगे तब इस गम में आकर मेरी बहू ने भी सुसाइड कर लिया और अब इसीलिए परिवार कहने के लिए मेरे पास कोई भी नहीं बचा है। सो अब इसीलिए मेरी लाइफ का सिर्फ एक ही लक्ष्य है और वो है हरी भाई खैतान से सारे किसानों की जमीन वापस दिलवाना और अपने पति और अपनी बहू को इंसाफ दिलवाना। लेकिन बेटा आज के दिन जब मैं पिटीशन फाइल करने गई तब तुमने कोर्ट में कंपनी का साथ दिया और मेरी पिटीशन को रिजेक्ट करवा दिया। अब दोस्तों हम ये देखते हैं कि जैसे जॉली 2 जानकी अम्मा की इस पूरी स्टोरी को सुनता है वैसे ही वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो हरी भाई खैतान की सारी सच्चाई जान जाता है। लेकिन जो जानकी अम्मा होती है वो जॉली 2 को अपनी पूरी स्टोरी बताने के बाद रेलवे स्टेशन जाती है ताकि वो वापस अपने गाँव जा सके। लेकिन दोस्तों इतने में हम ये देखते हैं कि जो जॉली 2 होता है वो पूरी तरह से अपना मन बना लेता है कि अब वो जानकी अम्मा का केस लड़ेगा और हरी भाई खैतान से उन्हें इंसाफ दिलवाएगा। हालांकि दोस्तों इन्हीं सब स्टोरी के बीच हम जॉली 1 को भी देखते हैं जो कि खुद भी जानकी अम्मा के केस लड़ने के लिए आनाकानी कर रहा होता है। लेकिन जॉली 1 की वाइफ भी अपने पति को जानकी अम्मा की पूरी स्टोरी बताती है जिसके बाद जॉली 1 भी इस बात को लेकर एग्री हो जाता है कि वो भी जानकी अम्मा का केस लड़ेगा। अब इसके बाद ही जॉली 1 और जॉली 2 दोनों ही जानकी अम्मा से मिलने के लिए सीधा रेलवे स्टेशन आते हैं और वहाँ पर आकर वो दोनों ही जानकी अम्मा से मिलते हैं एंड वो दोनों ही उनका केस लड़ने के लिए कहते हैं। लेकिन अब क्योंकि सेम टाइम पर वो दोनों वहाँ पर पहुंच गए थे इसलिए वो आपस में बहस करने लगते हैं कि जानकी अम्मा का केस कौन लड़ेगा। लेकिन उनकी बहस के बीच ही जानकी अम्मा उन दोनों से कहती है कि असल में हरी भाई खैतान और उसकी पूरी कंपनी बहुत पावरफुल है और इसीलिए इस केस को लड़ने में उन्हें उन दोनों जॉली की जरूरत है, यानी कि जॉली 1 और जॉली 2 दोनों की, और इसीलिए इस केस को तुम दोनों मिलकर लड़ो। अब जानकी अम्मा की बात सुनकर वो दोनों जॉली तैयार हो जाते हैं एंड वो दोनों आपस में फैसला करते हैं कि अब वो दोनों जानकी अम्मा के केस को मिलकर लड़ेंगे। लेकिन हालांकि दोस्तों इसी टाइम पर जॉली 1 और जॉली 2 दोनों ही नोटिस करते हैं कि जानकी अम्मा के गाँव परसोल के अंदर इंस्टेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। एक्चुअली में धीरे धीरे करके सारे गाँव वाले जानकी अम्मा के सपोर्ट में आने लगते हैं और जो गरीब किसान पहले खुद को बेबस और लाचार महसूस कर रहे थे वो लोग भी जानकी अम्मा की हिम्मत को देखकर कंपनी के खिलाफ जाने लगते हैं और अपने गांव में कंपनी के कंस्ट्रक्शन को रोक देते हैं। अब उन्हीं फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए जॉली 1 जॉली 2 दोनों मिलकर जानकी अम्मा के साथ गांव जाते हैं। लेकिन इसी टाइम पर हरी भाई खैतान जो होता है वो ये ऑर्डर्स देता है कि किसी भी तरह गाँव की जमीन को खाली करवाया जाए, जल्दी से सभी किसानों के घर को तोड़ा जाए और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया जाए। अब हरी भाई खैतान के ऑर्डर्स पर एमएलए, तहसीलदार और डीएम तीनों मिलकर परसोल गाँव के अंदर बहुत सारी फोर्सेज लेकर आते हैं और उनके जरिए गाँव वालों को हटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहीं पर ही जॉली 1 और जॉली 2 दोनों सारे गाँव वालों से कहते हैं कि वो लोग इन सभी फोर्सेज से लड़ने की कोशिश ना करें, बल्कि वो सिंपली अपने फोन निकाले और उसमें रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें ताकि यहाँ पर डीएम, एमएलए और तहसीलदार जो भी कुछ करें वो सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाएं। अब रिकॉर्डिंग के डर से डीएम कुछ भी नहीं करता है क्योंकि एज ऑफ कोर्स किसानों के शांति प्रिय धरने पर अटैक करना कानूनी रूप से लीगल नहीं है। लेकिन दोस्तों अब यहीं पर ही जो गाँव का एमएलए होता है वो फायदा उठाता है और वो बेसिकली एक शार्प शूटर को पकड़ता है एंड उसके जरिए वो डीएम पर गोली चलवा देता है। डीएम को जैसी गोली लगती है वैसी वो नीचे गिर जाता है और इस चीज को दिखाकर एमएलए सारी फोर्सेस को गाँव वालों पर छोड़ देता है जिसके बाद पूरे गाँव को खाली करवा दिया जाता है। हालांकि इन्हीं सारी झड़प के बीच जॉली 1 भी काफी ज्यादा घायल हो जाता है और इसीलिए जॉली 1 को भी उसी हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है जिसके अंदर डीएम का इलाज होता है। एंड लकीली हम ये देखते हैं कि गोली लगने के बाद भी डीएम की जान बच जाती है और जॉली 1 का भी इलाज अच्छे से हो जाता है। और फिर इसीलिए इसके बाद ही जॉली 1 और जॉली 2 दोनों जानकी अम्मा के केस को लड़ने के लिए सीधा कोर्ट में आते हैं। इधर कोर्ट में हम ये देखते हैं कि हरी भाई खैतान का वो बड़ा वाला लॉयर भी लंदन से वापस आ गया होता है, यानी कि राम कपूर, और इसीलिए वो हरी भाई खैतान के केस को हैंडल करता है एंड वो कोर्ट के अंदर काफी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स देता है और वो सिंपली कोर्ट के अंदर ये बोलता है कि अगर हमें अपने देश की तरक्की करनी है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना होगा और इसीलिए हमें हरी भाई खैतान जैसे लोगों का शुक्रिया करना चाहिए जो कि परसोल जैसे बंजर गांव के ऊपर इतनी अच्छी अच्छी चीजें बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों इन सब के बाद ही जॉली 1 और जॉली 2 इन सारी दलीलों को खारिज करते हैं और वो बारी बारी करके हरी भाई खैतान एंड उसकी कंपनी इंपीरियल ग्रुप की सारी सच्चाई बाहर लेकर आते हैं, जिसके बाद ये दोनों जॉली मिलकर कोर्ट के अंदर ये बातें साबित कर देते हैं कि हरी भाई खैतान एंड उसकी कंपनी ने काफी सिस्टमैटिक तरीके से पूरे गाँव वालों के सारे लोगों की जमीन एक्वायर कर ली है। वो लोग कोर्ट में साबित करते हुए इन बातों को बताते हैं कि हरी भाई खैतान और उसकी कंपनी सबसे पहले गाँव के अंदर सर्वे करती है और अपने सोर्सेज के जरिए वो ये जान लेते हैं कि गाँव के अंदर कितने लोग हैं, परिवार के अंदर कितने लोग रहते हैं, कौन से परिवार के पास कितना पैसा है, वो लोग
क्या काम करते हैं एंड उन्हें फाइनेंशियली किन किन चीजों की जरूरत है। और फिर इन सारे सर्वे से उन्हें पता लग जाता है कि गाँव की किसी फैमिली को अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा चाहिए, किसी को अपने बेटे की जॉब लगाने के लिए पैसा चाहिए, तो काफी सारे लोगों को तो खाने पीने के लिए पैसा चाहिए। और फिर इसीलिए इन सारी बातों को जानने के बाद ही हरी भाई खेतान अपने भेजे हुए जमींदारों का इस्तेमाल करके उन सभी गाँव वालों को बहला फुसलाकर छोटे मोटे लोन्स देता है और उन सभी गाँव वालों की जमीनों के पेपर्स ले लेता है, जिसके बाद वो उनके जरिए फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाता है और फिर उन जमींदारों के थ्रू उन सारे गाँव वालों की जमीनों को कैप्चर कर लेता है। और ऐसा सब करने के लिए हरी भाई खेतान एंड उसकी कंपनी ने इस पूरे गाँव के तहसीलदार, डीएम और यहाँ तक की एमएलए को भी अपने साथ मिला रखा है। और ये सब करने के लिए उन लोगों को भी काफी सारे पैसे दिए गए हैं। और फिर दोस्तों इन सारी चीजों के बाद जॉली 1 और जॉली 2 दोनों मिलकर परसोल गांव के डीएम को, जिसे गोली लगी थी, उसे जख्मी हालत में कोर्ट के अंदर पेश करते हैं ताकि कोर्ट के अंदर डीएम गवाही दे सके। अब डीएम कोर्ट के अंदर बताता है कि यहाँ पर आना उसका खुद का फैसला था और वो इस हालत में भी ये चाहता था कि वो यहाँ आकर गवाही दे। अब इसके बाद डीएम सारी सच्चाई बताता है और वो ये कहता है कि हरी भाई खेतान एंड उसकी कंपनी ने हम सभी को ब्राइब दिया था, यानी कि रिश्वत, और इसीलिए हमने उनके साथ मिलकर सारे गाँव वालों की जमीनों को हड़पाए और सारी जमीन हरी भाई खेतान की कंपनी को दे दिया है। लेकिन अब मैं कोर्ट से कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ और वो इसीलिए क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि ये सब के सब लालची लोग हैं। इन्हें जब मेरी जरूरत थी तब इन्होंने मुझे रिश्वत दी और जब मेरी जरूरत खत्म हो गई तब मुझे ही गोली पड़वा दी। अब दोस्तों इसके बाद ही जॉली 1 और जॉली 2 इस बात को भी साबित कर देते हैं कि डीएम को गोली मारने के पीछे भी हरी भाई खेतान का ही हाथ था। और ऐसा इसीलिए क्योंकि डीएम को जो गोली लगी होती है वो गोली उस रजिस्टर्ड गन से चली होती है जो गन एमएलए के पास होती है और एमएलए ने ये सब हरी भाई खेतान एंड उसकी कंपनी के कहने पर किया होता है। हालांकि दोस्तों इन सब के बाद ही अरशद वारसी यानी कि जॉली 1 कोर्ट को ये बताता है कि जिस तरह से परसोल गाँव के अंदर हरी भाई खेतान और उसकी कंपनी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रही है, बिल्कुल वैसे ही दिल्ली शहर के अंदर भी सरकार काफी बड़े प्रोजेक्ट को कर रही है। लेकिन जहाँ पर सरकार को वो चीजें बनानी है उन जगहों पर काफी सारे लोगों के घर आ रहे हैं, बट एक्चुअल में वो एरिया काफी अमीर लोगों का एरिया है और इसलिए वहाँ पर काफी बड़े बड़े घर है। और फिर यही सब बताते हुए वहाँ पर जॉली 1 एक घर की फोटो दिखाता है जो घर असल में हरी भाई खेतान का होता है और वो कोर्ट के अंदर हरी भाई खेतान से कहता है कि सरकारी प्रोजेक्ट को बनाने में हरी भाई खेतान के घर को अक्वायर करना होगा क्योंकि वहाँ की जमीन पर ही सरकार प्रोजेक्ट बनाना चाहती है। और इसीलिए वो कोर्ट के सामने हरी भाई खेतान से पूछता है कि क्या वो देश को आगे बढ़ाने में सरकार को अपना घर और अपनी जमीन देगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि हरी भाई खेतान इस बात के लिए मना कर देता है और वो अपने घर की तस्वीर को फाड़ देता है। लेकिन फिर इसके बाद ही जॉली 1 एक दूसरे घर की फोटो दिखाता है जो घर एक्चुअल में उस आदमी का होता है जो कि हरी भाई खेतान एंड उसकी कंपनी के लिए फेक रिपोर्ट्स तैयार करता है। और वो कोर्ट से कहता है कि अगर ये भी अपना घर दे दे तो भी सरकार का प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है और हमारा देश तरक्की कर सकता है। लेकिन एज ऑफ कोर्स वो भी अपना घर देने से मना कर देता है। बट फिर इसके बाद जॉली 1 हरी भाई खेतान के लॉयर का घर दिखाता है और लॉयर से कहता है कि वो अपना घर दे दे, लेकिन एज ऑफ कोर्स लॉयर भी अपना घर देने से मना कर देता है। लेकिन इन सबके बाद ही जॉली 1 कोर्ट के अंदर जज सुंदरलाल त्रिपाठी का घर दिखाता है और वो जज साहब से कहता है कि वो अपना घर दे दे ताकि सरकार प्रोजेक्ट पूरा कर सके। लेकिन एज ऑफ कोर्स जज भी ऐसा करने से मना कर देता है और वो कहता है कि ये मेरा घर है इसलिए मेरी मर्जी चलेगी और कोई भी दूसरा मुझे अपना घर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। अब जज की इस बात को सुनते ही जॉली 1 कोर्ट में कहता है कि जज साहब यही तो हमारा पूरा केस है। एक्चुअली में हम सभी को हक है कि हम अपनी चीज किसे देना चाहते हैं और किसे नहीं देना चाहते। हमारा घर हमसे छीनने का अधिकार सरकार को भी नहीं है और फिर इसीलिए आप जैसे अमीर लोग जिनके पास 10-10 घर है वो भी अपना एक घर नहीं दे सकते, तो फिर ये सारे गरीब किसान जिनके पास एक ही घर है वो अपना घर कैसे दे दें। अब इन सारी दलीलों के साथ ही जॉली 1 और जॉली 2 कोर्ट के अंदर इस बात को साबित कर देते हैं कि न सिर्फ हरी भाई खेतान एंड उसकी पूरी कंपनी ने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड किया था और एक स्कैम के जरिए सारे किसानों की जमीन को हड़पा था, बल्कि इसके साथ ही वो लोग ये भी साबित कर देते हैं कि इस पूरे काम को करने में तहसीलदार से लेकर डीएम तक और डीएम से लेकर एमएलए तक सबने हरी भाई खेतान का साथ दिया था। एंड फिर इसीलिए इसके बाद ही जज ये फैसला देता है कि सारे किसानों को उनकी जमीनें वापस की जाए एंड हरी भाई खेतान और उसकी कंपनी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और फिर दोस्तों इस पूरे फैसले के साथ ही इस पूरी मूवी का दी एंड हो जाता है। सो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स में मुझे इस बारे में जरूर बताना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।